नमस्कार, मैं श्रवण पांडे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर। आखिरकार वो पल, वो घड़ी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आ ही गया। हम लोगों ने बाहुबली बैच आपके लिए शुरुआत करी थी और बताया गया था कि 15 दिसंबर 2021 से शाम को 6 बजे से 7 बजे तक हमारे साथ आप जुड़ेंगे और आप यहाँ पर मेरे साथ सामान्य हिंदी के उन सारे पहलुओं को देखते हुए चलेंगे जो कभी न कभी आपके जीवन में परीक्षा में रोड़ा बने हैं। यानी आपके परीक्षा में जो सबसे अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है सामान्य हिंदी, इसमें आप जब प्रश्न गलत करके आते हैं आपको अंतरात्मा को बहुत कष्ट होता है। लेकिन आज यहाँ पर आप मेरे साथ अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर जुड़ने के बाद ये पाएंगे कि सामान्य हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। लेकिन प्लीज़ कॉपी और कलम के साथ, कॉपी और पेन अपने हाथ में जरूर रखिए। और उसके बाद फिर दिन प्रतिदिन जब हम एक नया टॉपिक, हर टॉपिक को जब हम छुएंगे और पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और जो आपकी कठिनाइयाँ हैं दिन प्रतिदिन वो आपके लिए आसान होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा आपके सामान्य हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामान्य हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी दूंगा दोस्तों। और एक चीज और देखिएगा, जब आप सामान्य हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को जान लेंगे तो हमें ये जानना जरूरी होता है ना कि हमें पढ़ना क्या है और क्यों है। तभी आपकी विषय पर आपकी पकड़ मजबूत होती है। और इसी के मद्देनजर मैं आपके सामने आज आपके संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को डिस्कस करूंगा और कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बाहुबली बैच की अवधारणा क्या है। तो बाहुबली बैच की अवधारणा यही है कि तैयारी एक और परीक्षाएं अनेक। इस तरीके से हमको पढ़ना है कि परीक्षा हमारी क्लियर हो जाए। आगामी परीक्षाओं यानी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के अंतर्गत आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें सामान्य हिंदी का बहुत ही अद्भुत रोल रहता है दोस्तों। इसको आप पाएंगे कि एक बार जब यहाँ पर सामान्य हिंदी हमारे साथ आप सीख जाओगे तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, इस चीज का वादा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी का क्या है। सामान्य हिंदी तैयारी एक और परीक्षाएं अनेक। और हमारे साथ जुड़ने का फायदा आपको देखिए जरूर मिलेगा। अगर बात करते हैं सामान्य हिंदी को तो हम 3 भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। 3 भागों में हमने सामान्य हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बांट लिया है और किसी परीक्षा में इस भाग से तो किसी परीक्षा में इस भाग से और तो किसी परीक्षा में इस भाग से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम इन तीनों ही भागों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए चलेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई परीक्षा आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले भाग की बात करते हैं। तो सबसे पहला भाग आता है हमारा कि व्याकरण। हिंदी साहित्य, दूसरा भाग आता है हमारा हिंदी साहित्य और तीसरा भाग है हमारा शब्दकोश। ठीक, हम इन 3 भागों में, 3 मुख्य भागों में संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को बांट लेते हैं और एक एक भाग में जानते हैं, देखते हैं आइए कि क्या क्या आता है किस परीक्षा में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्याकरण के अंतर्गत, तो व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम सीखते चलेंगे वर्णमाला।
माला। इसके बाद संधि, नोट करते चलिएगा दोस्तों, वर्णमाला, संधि, समास। हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों समास। रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, काल, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी पद, अविकारी पद, लिंग, वचन और कारक। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या देखा आपने कि सबसे पहले व्याकरण के अंतर्गत हमारा वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, काल, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी पद। अविकारी पद, अविकारी पद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है दोस्तों, शब्द भेद होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरीके से आपका ये अविकारी पद, इसके अंतर्गत आपके वही क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय इत्यादि आते हैं। ठीक, और आपके संज्ञा के अंतर्गत ही लिंग, वचन और कारक आ जाते हैं। क्या आते हैं? लिंग, वचन और कारक किसके अंतर्गत आएंगे? आपके संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। इस तरीके से आपके व्याकरण से संबंधित सारे टॉपिक्स आपके सामने हमने लिख दिए हैं। आप अगर राइट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के राइट डाउन भी कर लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक हमने क्या बताया दोस्तों कि हिंदी साहित्य की बात करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक क्या क्या आता है, क्या क्या हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हमारा पहला टॉपिक हमसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से आपके हिंदी के विकास को गति मिली और हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में
किन किन विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ज्ञान के आधार पर जो उन्होंने खंगाला हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरीके से परोसा है और उनको अपनी भाषा में किस तरीके से लिखा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम एक चीज और सीखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत कितने विद्वानों का उन्होंने अपने ग्रंथों में जिक्र किया। ठीक, अगर फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां, हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां, इन दो टॉपिक्स को नोट करिए और या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि मिटा करके हम आगे का टॉपिक इसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत उसको हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट कृतियां और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास तो इसके बाद हम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो विद्वानों ने उत्कृष्ट कृतियां करी हैं उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए उनको क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं तो लिख लीजिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, दिए जाने वाले पुरस्कार। ठीक, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। फिर अगर बात करें इसके बाद इसके अंतर्गत क्या आता है, कौन से पुरस्कार किसे प्राप्त हुए, तो किसे कौन से पुरस्कार दिए गए। ठीक है, कौन से पुरस्कार किसे प्रदान किए गए, किसने कौन से पुरस्कार प्राप्त किए। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने क्या सीखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का गद्य काल पद्य काल का विकास कैसे होता है, काल विभाजन कैसे किया गया, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से विद्वानों कौन कौन सी उत्कृष्ट कृतियां करी और अगर बात करें उनकी कृतियों के लिए किसे कौन से पुरस्कार दिए गए, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इसको अगर हम मिटा देंगे नहीं तो अगर इसको राइट डाउन कर लीजिए प्लस साथ में आप क्या कर लीजिए, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि हिंदी के तीसरे पड़ाव यानी तीसरे भाग में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा से के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो हम उसको बताते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक है हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत क्या क्या आता है। हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत आता है आपका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरा विपरीतार्थी, 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 इसी को विलोम भी कहा जाता है, इसी को विलोम भी कहा जाता है दोस्तों, इसी को विलोम भी कहा जाता है, विपरीतार्थी। ठीक, अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं विपरीतार्थी के साथ साथ आपका क्या होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी। अगर अब हम बात करें अगले टॉपिक की तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति, समश्रुति, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति
भिन्न अर्थ। अगले टॉपिक की अगर हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा आता है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक, अगर हम बात करें मुहावरे और लोकोक्तियां, अगर हमने बात करी तीनों भागों की, तो सबसे पहले हमने इसमें बात करी व्याकरण में। व्याकरण में आपका वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, वाक्य, काल, वाच्य। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या आता है विकारी पद और अविकारी पद, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर हम बात करें संज्ञा के अंतर्गत ही आपके लिंग, वचन और कारक पूछे जाते हैं। आपका व्याकरण का पोर्शन दोस्तों वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बात करते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो हमने बात करी हिंदी साहित्य का इतिहास, किस तरीके से हिंदी के पद्य काल और गद्य काल का विकास हुआ, हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ, कौन कौन से विद्वानों ने अपनी अपनी भाषाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा और उसमें अपने अपने ग्रंथों में उन्होंने कितने विद्वानों का जिक्र किया, हम उसकी चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में, तो सबसे पहले बात आती है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगली बात आएगी कि कौन कौन से कवियों ने अपनी कौन कौन सी उत्कृष्ट कृतियां करी हैं और उन उत्कृष्ट कृतियों के लिए उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। अगर आप बात करें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, हम उसकी भी चर्चा कर रहे होंगे। ठीक, अगर आप बात करते हैं कि शब्दकोश जो तीसरा पड़ाव आता है हमारे हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो उसका जो तीसरा भाग है शब्दकोश के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, तो आपकी पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द, अनेकार्थी यानी शब्द तो एक रहेंगे लेकिन अर्थ अनेक रहेंगे, संस्कृति भिन्नार्थक शब्द यानी सुनाई समान देंगे शब्द लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। अगर अगले पड़ाव की बात करते हैं तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर अगर बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, यही हमारा हिंदी, सामान्य हिंदी जो हमारी संपूर्ण परीक्षाओं के लिए आती है, पूछी जाती है, उन परीक्षाओं से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस कर लिए। यही हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम है। आगामी परीक्षाओं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और लेखपाल की परीक्षाओं में इन्हीं में से सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। कुल कौन कौन सी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, अभी अभी एसएससी जीडी की परीक्षाएं बीती हैं पिछले महीने में, तो आपने ये देखा है कि उसमें शब्दकोश का पोर्शन ज्यादा था और किसी किसी परीक्षा में आपका व्याकरण का पोर्शन और हिंदी साहित्य का ही पोर्शन ज्यादा रहता है, तो शब्दकोश को कम कर देता है। लेकिन पोर्शंस आपके यही पूछे जाते हैं, इसके बाहर क्वेश्चंस आपके आएंगे नहीं। और एक एक टॉपिक को हम विधिवत एक दिन में एक टॉपिक को हम विधिवत समाप्त करते चलेंगे। और जब हमारे साथ आप जुड़ोगे तो केवल टॉपिक्स को ही नहीं सीखोगे, उन परीक्षाओं से संबंधित, परीक्षाओं किसी भी परीक्षा में उन टॉपिक्स से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न आपके लिए कैसे आसान होते चले जाते हैं आप ही पाएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि आपके इसके बाद अगर हम बात करें, आज थोड़ा सा टॉपिक हम सीखेंगे। कौन सा? आपके व्याकरण के टॉपिक में से पहला टॉपिक रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा, आपका पहला अध्याय रहेगा जिसका नाम है वर्णमाला। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, देखते चलिए। सामान्य हिंदी एक रोचक जानकारी है मित्रों, एक रोचक जानकारी है दोस्तों। कुछ लोग हिंदी को ऐसे न लिख करके ऐसे लिखते हैं। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है क्योंकि हिंदी वो है जिसके माथे पर बिंदी है, जिसके माथे पर बिंदी है, तो इसका मतलब हिंदी हमारी क्या है, ये अशुद्ध है। हमारी ये हिंदी लिखना ये हमारा अशुद्ध लिखा जाता है। हम हिंदी कैसे लिखना चाहिए, हमें हिंदी हमेशा ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, हमें हिंदी हमेशा ये सही है, ये ऊपर वाला गलत है। ठीक, बात समझ में कि हिंदी क्या होता है, हिंदी ये सही लिखा गया, जिसमें बिंदी का प्रयोग होता है, बिंदु का प्रयोग होता है, वही आपका हिंदी शुद्ध लिखा गया।
अगर बात करते हैं कि हिंदी का पाठ्यक्रम तो पाठ्यक्रम तो हो गया। इसमें सबसे पहले हम व्याकरण के अंतर्गत कौन सा चैप्टर सीख रहे होंगे? वर्णमाला। कौन सा बच्चे? वर्णमाला। अगर बात करें वर्णमाला तो सबसे पहले वर्णमाला शब्द में आपको वर्ण ही सुनाई देता है। क्या सुनाई दे रहा है? वर्ण। लेकिन क्या केवल सीधे वर्ण ही हमें मिल जाता है? नहीं, वर्ण से पहले कुछ बातें और हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब विद्यालय जाता है और वहां पर जाता है तो क्या करता है कि विद्यालय में एक बच्चा खड़ा है और बाकी सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। वो अनभिज्ञ बालक वो सोचता है कि कोई ध्वनि निकाली जा रही है और बाकी बच्चे ध्वनि निकालने के साथ साथ झूम झूम करके पढ़ रहे। वो ऐसे करता है हर बार जब बच्चा कहता है बोलो का, तो सारे बच्चे तो का बोलते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करता है और कुछ दिनों बाद ही उसे स्पष्ट होता है संगति के असर के कारण, जब उसके विवेक जागृत हो जाते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो वो क्या करता है, समझ पाता है कि नहीं ये एक ध्वनि है जिसका नाम का है, ये का बोल रहे हैं। और कुछ दिनों तक तो वो का से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों को वही उच्चारित करता है जो उसे पता रहता है कि केवल का बोला जा रहा है। और कुछ दिनों बाद उसे अंतर स्पष्ट होना आसान रहता है, उसे अंतर स्पष्ट होने लगता है, उसे समझ में आने लगता है कि नहीं का खा गा घा अंगा अलग अलग सारे ध्वनियां हैं, केवल का ही नहीं है का से लेकर ज्ञा तक। और फिर धीरे धीरे जब घर में माँ पूछती है, माँ को बताते समय घर में माँ के साथ और विद्यालय में बच्चों के साथ धीरे धीरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे सीखने लगता है। और सीखते सीखते एक दिन उसे सारी मूल ध्वनियां उसके दिमाग में एक सुव्यवस्थित क्रम में का से लेकर ज्ञा तक कंठस्थ हो जाती हैं और उसको मूल ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन अभी भी क्या वो अक्षर को पहचान रहा है क्या दोस्त? नहीं। उसके जीवन में सबसे पहले जब वो किसी नई भाषा को सीखने गया, यानी हिंदी को सीखने गया, हमारी प्यारी हिंदी, तो मूल ध्वनि सुनाई दी। दोस्तों एक बात कही जाती है, कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की उन्नति होने से हमारी सब प्रकार की उन्नति जुड़ी हुई है, क्योंकि एक रोचक तथ्य है कि मॉरिशस एक फॉरेन कंट्री होते हुए भी वहाँ पर एक फॉरेन कंट्री होते हुए भी हमारे देश की एक उपभाषा बिहारी हिंदी की बोली भोजपुरी वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और इस भोजपुरी का ही प्रभाव रहा है कि वहाँ पर हमारे भारतवासियों को जो यहाँ से जाकर के वहाँ रहने लगे हैं, उनको रोजगार वगैरह बहुत आसानी से मुहैया हो जाते हैं, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। अब सोचिए यदि हम हिंदी को भी इसी स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कर लेते हैं तो हमको हिंदी के बारे में बहुत अच्छी, मतलब कि हमको हिंदी सिखाने के लिए ही हमको बहुत सा धन मिल जाया करेगा और वैश्विक स्तर पर हमारे हिंदी भाषी लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, तो हिंदी की जब वो हिंदी भाषा को सीखने के लिए विद्यालय गया तो हिंदी भाषा सीखने के लिए उसको सबसे पहले मूल ध्वनि सुनाई दी। क्या सुनाई दी? मूल ध्वनि। इसके बाद बात आती है वर्ण अथवा अक्षर की। इसके पहले हम बात नहीं करेंगे, तो इस मूल ध्वनि की बात करते हैं। तो मूल ध्वनि को हम क्या कह सकते हैं? जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और ये भाषा की इकाई के रूप में प्राप्त हुआ, तो कह सकते हैं कि मूल ध्वनियाँ किसी भी भाषा की मौखिक इकाई होती हैं, क्योंकि अभी वो केवल मौखिक बोल रहा है और केवल मौखिक सुन रहा है। तो इसी को कहा जाएगा, ये क्या है? भाषा की मौखिक इकाई। मौखिक इकाई। अगर बात करें जब उसने जीवन में पहली बार का को लिखा देखा होगा तो उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे लिखा जाता है, का ऐसे लिखा जाता है, वो डर गया होगा। उसने कहा होगा हमने जो ध्वनि निकाली आज तक, अच्छा इसका ये रिजल्ट है कि इसको लिखना ऐसे पड़ता है, का ऐसे बनाया जाता है, का को ऐसे बनाया जाता है। उसको आश्चर्य हुआ कि का ऐसे बनाया जाता है, और जो दूसरी ध्वनि है खा ऐसे लिखी जाती है, तीसरी जो ध्वनि है गा ऐसे लिखी जाती है, घा ऐसे लिखा जाता है,
अंगा ऐसे लिखा जाता है और इस तरीके से वो यहाँ तक सबको लिखना है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़ी अलग चीजें हैं। हम बोल तो आसानी से ले रहे हैं लेकिन लिखना अलग है। तो यानी कह सकते हैं जब हम इनको लिखने लगते हैं तो यही हमारी मूल ध्वनियों को जब हम चिन्ह दे देते हैं, लिखित चिन्ह, तो यही लिखित रूप है। तो कह सकते हैं ये भी तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इनके बारे में कहा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, हम जानते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, हम जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसी बात को, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अगर अब बात करते हैं, ठीक, तो आपको ये दो चीजें पता चली कि आपका ये जो मूल ध्वनि है आपकी, ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी, किसी भी भाषा की सबसे छोटी, यहां लगा दीजिएगा, सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और जो ये वर्ण है अथवा अक्षर है, ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन कैसी इकाई है? लिखित इकाई है, ठीक। अगर हम बात करें दूसरे तरीके से परिभाषित करने की इन वर्णों अथवा अक्षरों को या मूल ध्वनियों को, तो ये कह सकते हैं कि ये जो मूल ध्वनियां है हमारी, किसी भी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के साथ साथ वर्णों अथवा अक्षरों का मौखिक रूप है। और अगर हम वर्ण अथवा अक्षर की बात करें तो ये किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई के साथ साथ इन मूल ध्वनियों का ही लिखित रूप है, ठीक। यानी दो तरीके से परिभाषाएं इसकी दी जा सकती है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? वर्ण अथवा अक्षर की। मूल ध्वनियों की बात यहीं पर दोस्तों समाप्त हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? वर्ण अथवा अक्षर की, तो वर्ण अथवा अक्षर हैं क्या क्या? ये वर्ण अथवा अक्षर होते क्या हैं और इनमें कोई भेद है कि नहीं है? इनमें कोई भेद है कि नहीं? तो वर्ण अथवा अक्षर अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, वर्ण अथवा अक्षर एक ही नहीं है, ठीक। अगर वर्ण और अक्षर एक ही होते तो इनके लिए अलग अलग नामों का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? तो वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग बातें हैं। वर्ण और अक्षर दोनों के दोनों ही अनेकार्थी शब्द हैं मित्र। अनेकार्थी शब्द कैसे शब्द है भैया? अनेकार्थी शब्द हैं। इनके अलग अलग अनेक अर्थ होते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करें? वर्ण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? हम वर्ण की बात करते हैं। तो वर्ण क्या है इसके बारे में जानते हैं। वर्ण क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे वर्ण। तो वर्ण को हम कह सकते हैं ऐसा मूल ध्वनि, ऐसी मूल ध्वनि, है ना, ऐसी मूल ध्वनि जिनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके और खंड ना हो सके, और खंड ना हो सके, ठीक। और ये किनके और खंड ना हो सके? ऐसी मूल ध्वनियां, ऐसी मूल ध्वनियां, ठीक। और इनके अनेक अर्थ कौन कौन से होते हैं? वर्ण का एक अर्थ होता है भैया रंग, वर्ण का एक अर्थ होता है रूप, वर्ण का एक अर्थ होता है जाति, वर्ण का एक अर्थ होता है केसर, केसर भी होता है भैया, केसर, केसर। वर्ण का एक अर्थ होता है चंदन, वर्ण का एक अर्थ होता है आकृति, आकृति।
तो अगर हम बात करें आकृति की, तो यहाँ से हम एक बात देख सकते हैं कि आकृति ही तो है। ये क्या है? ये आकृति ही तो है एक प्रकार से जो मूल ध्वनियों को दी गई। ये चिन्ह ही तो है। तो अगर हम वर्णों को लिखें किस प्रकार से, अगर हम वर्णों को लिखते हैं जैसे का, खा, गा, घा, है ना, लिख रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। क्या कह रहा है वर्ण के बारे में? ऐसी मूल ध्वनियां जिनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सके। अगर हम केवल का लिख देते हैं तो क्या दोस्तों इसके टुकड़े नहीं हो सकते? आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? अगर हम चाहें तो का को व्यंजन और इसी में छिपे हुए आ स्वर को अलग कर लें तो इसके टुकड़े हो गए। तो परिभाषा क्या कह रही है? इसके टुकड़े और नहीं हो सकते, यानी ये व्यंजन के रूप में, जो व्यंजन को लिखित रूप होता है उसी रूप में इसको, ठीक है, इसका लिखित रूप ही होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये व्यंजन का लिखित रूप ही होता है। अगर वर्णों की बात करें तो इन वर्णों में जब व्यंजन हम लिखते हैं उसके नीचे हल लगा देते हैं तो ये वर्ण है। यानी ये कह सकते हैं ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनके नीचे हल लगा हो वो वर्ण ही होते हैं। अब अगर बात करते हैं अक्षर की, अब अगर बात करें अक्षर की, तो अक्षर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अक्षर क्या होता है? अक्षर क्या बात करते हैं? अक्षर। अक्षर अगर बात करते हैं अक्षर की, तो अक्षर क्या होता है? ऐसी मूल ध्वनियां, ऐसी मूल ध्वनियां, ऐसी मूल ध्वनियां जिनका विनाश न हो सके, जिनका विनाश न हो सके, जिनका विनाश न हो सके, विनाश न हो सके। आप कहोगे ये बात समझ में नहीं, कैसे नहीं समझ में? देखिए मैं बताता हूँ। आ का अर्थ जहां पर भी आ उपसर्ग आपका लगा रहेगा, आ का अधिकतर जगह पर उपसर्ग का मतलब ही होता है न। क्या? न, यानी मना कर न। और क्षर का मतलब क्या होता है? विनाश। क्षर का मतलब क्या होता है? विनाश। जिनका विनाश न हो सके वही क्या है? अक्षर है। जिनका विनाश न हो सके वही आपका अक्षर है। तो कह सकते हैं जिनका विनाश न हो सके। और अगर अनेक अर्थों की बात करता है, अनेक अर्थों की बात करता है, अगर अनेक अर्थों की बात की जाए कि इसके अनेक अर्थ क्या क्या हैं, तो इसी को शिव, इसी को ब्रह्म, इसी को ब्रह्म, इसी को ईश्वर और इसी को क्या कहा जा सकता है? अविनाशी। इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ आपका क्या आता है? अविनाशी, यानी इनका विनाश नहीं किया जा सकता। आप कहोगे कि सर ये बताइए, आप कहोगे कि सर ये बताइए इसमें उदाहरण क्या क्या है? तो आप कह सकते हो जितने भी स्वर हैं सारे स्वर और स्वर युक्त व्यंजन, और स्वर युक्त व्यंजन। ठीक है, सारे स्वर और स्वर युक्त व्यंजनों की बात करेंगे। और हम किसकी बात करते हैं? जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं तो जैसे में देखिएगा, जैसे जैसे आपका क, कौन सी ध्वनि? क, ख, ग। अब आप कहोगे कि सर वहां पर भी तो यही बात लिख रहे थे। नहीं 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 नहीं, यहाँ हम जो भी ध्वनियां लिख रहे हैं ये व्यंजन तो लिख रहे हैं, लेकिन कैसे हैं? ये स्वर युक्त हैं, क्योंकि खा में, गा में
का में, सब में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। ठीक, एक बात और देखिए, ऐसी मूर्धन्यां जिनका उच्चारण श्वास के एक आघात में हो जाए। अभी तक आप वर्णों में पाते थे जब उनका लिखित रूप यूं होता था, कुछ ऐसे होता था जिनमें हल लगा रहता था, तो इन मूर्धन्यों का उच्चारण हम श्वास के एक आघात में नहीं कर सकते हैं। ऐसे होता था क ख ग, यानी इनको हम पूर्णतः पढ़ नहीं सकते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए उसमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अक्षरों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये क्योंकि अक्षरों के साथ इसमें ऑलरेडी स्वर होते हैं, इसमें पहले से ही स्वर युक्त ये होते हैं, तो व्यंजन का उच्चारण करने में आसानी होती है। इनका उच्चारण श्वास के एक आघात में आराम से हो जाता है। का, खा, गा, घा। ये बात समझ में आ गई। इनका यानी कह सकते हैं कि ऐसी मूर्धन्यां जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, जिनके खंड तो हो सकते हैं, लेकिन इनका विनाश नहीं हो सकता। खंड करेंगे, और जैसे ही खंड करेंगे, अगर हम बात करें का कोई खंड नहीं हो सकता, तो ये क्या है, ये वर्ण है। लेकिन अगर यहाँ का की बात करें, एक बार फिर से उसी वर्ण की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ अगर हम बात करें, का लिखा हमने, ये वर्ण है, लेकिन एक बार अगर हमने का फिर लिख दिया तो ये क्या है, ये अक्षर, क्योंकि इसमें हल लगा है। इसका और अधिक खंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इस का खंड किया जा सकता है। किस रूप में, का और आ। खंड तो किया जा सकता है, लेकिन अक्षर अविनाशी है। अविनाशी क्यों, अगर इसका जैसे ही विनाश करने लगे, इसका जैसे ही खंड कर देंगे, तो क्या ये अक्षर आपका जो हल युक्त अक्षर है, ये अक्षर इसमें हल आ जाएगा, तो ये क्या अक्षर रह जाएगा, नहीं, ये अक्षर ना रह करके वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ना कि अक्षर। इतनी बात स्पष्ट हुई। तो क्या बातें हमने बताई कि वर्ण क्या होती है, ऐसी मूल ध्वनि जिनका खंड ना हो सके, जबकि अक्षर क्या है, ऐसी मूल ध्वनि जिनके खंड हो सकते हैं। ठीक, अगर आप बात करें कि ऐसी मूल ध्वनि जिनके खंड ना हो सके और जिनका उच्चारण भी श्वास के एक आघात में सही तरीके से ना हो सके, यानी आपके व्यंजन को जब हम लिखित रूप दे देते हैं, हल के साथ लिखा जाता है, वही आपका वर्ण होते हैं। जबकि आपके अक्षर क्या होते हैं, ये ऐसे मूल ध्वनियां होती हैं, ये ऐसी मूल ध्वनियां होती हैं जिनका खंड तो नहीं हो सकता, खंड तो हो सकता है, लेकिन इनका विनाश नहीं हो सकता। जैसे ही इनका विनाश करेंगे, ये अक्षर न रह करके वर्ण बन जाएंगे। इनका उच्चारण श्वास के एक आघात में आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी बात आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर। और अगर बातें हमारी समझ में आई हो तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। रोज एक टॉपिक आपका हिंदी का हमारे साथ कंप्लीट होता चलेगा, और किसी भी परीक्षा के लिए उस टॉपिक से किस प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम पूरी तैयारी यहाँ आपके साथ करवाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।